हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। आई होप पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। नर जनन तंत्र, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, या फिर इसको हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पुरुष जनन तंत्र भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन, भाई ये कहां पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में इसको बता रखा है कि ये पुरुष जनन तंत्र जो होता है, पुरुष जनन तंत्र नर के शरीर में, नर के शरीर में श्रोणी क्षेत्र या पेल्विस रीजन में पाया जाता है। श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली दो होती है भाई, हम लोगों ने 11th में जो अपना स्केलेटन सिस्टम था उसमें पढ़ा था। दो मेखलाएं होती है, ग्रिडल्स दो होती है, एक तो श्रोणी मेखला, दूसरी अंश मेखला। ऊपर वाली जो मेखला होती है यहाँ पर, जहां पर हाथ जुड़ते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाली को तो क्या बोलते हैं हम लोग, अंश मेखला, ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल। और जो नीचे वाली होती है यहाँ पे कुल्ले वाली, ठीक है ना, जहां पे कुल्ले की स्थिति आकर जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रोणी मेखला, ठीक है ना, पेल्विक रीजन, ठीक है ना। ये पेक्टोरल ग्रिडल हो जाएगी, ये पेल्विक ग्रिडल हो जाएगी। तो नर जनन तंत्र यहाँ पर पाया जाता है, इस जगह पर, ठीक है ना। दोनों साइड में टांगे होगी इस तरीके से, और बीच में यहाँ पर कौन होगा, नर जनन तंत्र होगा। ये बेसिक सी बात हो गई, इसकी लोकेशन हो गई कि जो पुरुष जनन तंत्र होता है वो नर के शरीर में श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इसके बारे में आगे कि पुरुष जनन तंत्र को हम लोग अध्ययन करने के लिए देखना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, कि पुरुष जनन तंत्र का अध्ययन हम निम्न भागों में करते हैं। और इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं, यदि आपको मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपको यदि मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन करना है तो इंस्टाग्राम की आईडी पे आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की वहां पर मिल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि पुरुष जनन तंत्र का अध्ययन हम निम्न पार्ट्स में करते हैं। तो हम कुछ पार्ट्स में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पढ़ने की दृष्टि से। एक नंबर हम लोग देखेंगे प्राथमिक जननांग, या जननांग बोल देते डायरेक्ट, है ना, प्राथमिक जननांग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, या फिर हो गया प्राथमिक जननांग। तो पुरुष में जो प्राथमिक जननांग होता है वो कौन होता है, वर्षण होता है, टेस्टिस होता है। कौन होता है, टेस्टिस होता है। और कितना होता है, एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी, मतलब संख्या में कितने हो गए, दो हो गए। तो जो पुरुष जनन तंत्र है, ठीक है ना, वो श्रोणी मेखला के अंदर पाया जाता है। पुरुष जनन तंत्र नर के शरीर में श्रोणी क्षेत्र या पेल्विस रीजन में पाया जाता है। और पुरुष जनन तंत्र को हम पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो हम पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट में। उसका पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं प्राथमिक जननांग। और पुरुष के अंदर प्राथमिक जननांग कौन है, टेस्टिस या वर्षण होता है, जो कितना होता है, एक जोड़ी होता है। पूछ सकता आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कि नर में प्राथमिक जननांग कौन सा होता है, तो क्या करके आओगे उसका आंसर, वर्षण या टेस्टिस करके आओगे। 2 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर सहायक नलिकाएं। भाई कौन कौन सी नलिकाएं होती है जो पुरुष जनन तंत्र के अंदर, मेन पार्ट तो कौन हो गया, वर्षण हो गया, जिसके अंदर क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, ठीक है ना। अब सहायक नलिकाएं कौन कौन सी आ जाएगी इसके अंदर देखना। इसके अंदर आ जाएगी, एक तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्षण जालक, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेटे टेस्टिस, इंग्लिश में है ना, टेस्टिस, रेटे टेस्टिस बोलेंगे।
ठीक है। वर्षण जालक के बाद में हम लोग देखते हैं शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका। भाई ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, और शुक्र वाहिका को हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे, अभी बताऊंगा शुक्र वाहिका क्या होती है, ठीक है ना। एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार इसको देख लेते। शुक्र वाहिका, इसको हम लोग बोलते हैं वास इनफेरेंशिया, इनफेरेंशिया, वास इनफेरेंशिया, इंग्लिश के वर्ड हो जाएंगे ना। फिर हम लोग देखते हैं शुक्र वाहक के बाद में कौन आता है, अधिवर्षण। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अधिवर्षण के बाद में आ जाएगी यहां पर स्मॉल डी, अधिवर्षण। अधिवर्षण के बाद में हो जाएगी शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, ठीक है ना, ये हो जाएगी। और इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक लास्ट में हो जाएगी आपकी इजेक्टरी डक्ट या स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, ये हो जाएगी आपकी सहायक नलिकाएं, ठीक है ना। दोबारा से देख लो कि जो पुरुष जनन तंत्र होता है नर के शरीर में श्रोणि क्षेत्र में या पेल्विस रीजन में पाया जाता है, और अध्ययन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो पुरुष होता है उसके अंदर प्राथमिक जननांग कौन होता है, वर्षण होता है या टेस्टिस होता है, और कितना होता है, एक जोड़ी होता है। फिर हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो सहायक नलिकाएं होती है कौन कौन सी होती है, वर्षण जालक या रेटेटेस्टिस, ठीक है ना, शुक्र वाहिका या वास इनफेरेंशिया, शुक्र वाहिनी या वास डिफेरेंशिया, वास डिफेरेंशिया हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर लास्ट में कौन हो जाएगी, स्खलन वाहिनी, इजेक्टरी डक्ट, इजेक्टरी डक्ट। कोई दिक्कत यहां तक, ये तो ये अभी दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड इसको कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो एक बार से रिवीजन देख लेते हैं। पुरुष जनन तंत्र के शरीर के श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है, और इसका जो प्राथमिक जननांग होता है वर्षण या टेस्टिस होता है, जो एक जोड़ी होता है। सहायक जो नलिकाएं होती है वर्षण जालक, ये सारे के सारे एक एक जोड़ी के अंदर आएंगे, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि वर्षण कितने होते हैं, दो होते हैं, तो ये सारे के सारे दोनों वर्षण में अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्षण जालक रेटेटेस्टिस, शुक्र वाहिका वास इनफेरेंशिया, अधिवर्षण एपिडिडाइमिस, और शुक्र वाहिनी वास डिफेरेंशिया, और स्खलन वाहिनी इजेक्टरी डक्ट। अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो इसकी सहायक नलिकाएं होगी, तो वो हो जाएगी इसकी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां 3 नंबर पे, या फिर पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखना हम लोग, इससे पहले हम लोग 1 2 3 हो गया नहीं, 3 नंबर पे हो जाएगा। हम लोग पहले देख लेते हैं सीसन, सीसन, इसको क्या बोलेंगे, पेनिस बोलेंगे। और ये क्या है, बाह्य जननांग है। नर का बाह्य जननांग कौन है, बाह्य जननांग, बाह्य जननांग। नर के अंदर सीसन जो होता है वो क्या होता है, बाह्य जननांग होता है। बाकी के सारे क्या होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, और ये क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अभी डिटेल में डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको पढ़ लेंगे। और 4 नंबर पे हम लोग देखते हैं इसकी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथियों में कौन कौन सी आ जाएगी इसमें, एक तो हो जाएगी इसमें शुक्राशय, शुक्राशय ये कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, ठीक है ना। फिर हो जाएगी इसके अंदर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि या पोरुस ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ये केवल एक होती है, जोड़ी में नहीं होती, ठीक है ना। और जो फिर कौन आ जाएगी इसके अंदर, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है ना। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी कितनी होगी, एक जोड़ी होगी। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ नर जनन तंत्र के जो पार्ट्स है उनके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उनको अभी सिर्फ हम लोगों ने बाहर से देखा है। अभी डायग्राम के थ्रू अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। तो हम लोगों ने देखा जो सीसन होता है वो क्या होता है, नर का बाह्य जननांग होता है। और जो सहायक ग्रंथियां होती है उसमें कौन सी होती है, शुक्राशय होती है। शुक्राशय कितनी होती है,
एक जोड़ी होती है। और फिर कौन होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो केवल कितनी होती है, एक होती है। और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होती है वो भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। तो अब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। ये बेसिक बातें हो गई इसकी। अब देखना इसकी डिटेल्स। तो हम लोग एक नंबर पे देख लेते इसका कौन, वर्षण, ठीक है ना। वर्षण देखते हैं इसके अंदर और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखना, जो नर होता है, नर में वर्षण कितना होता है, एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी होता है। और वर्षण होता है कहां पर पाया जाता है, उदर गुहा के, उदर गुहा के बाहर। किसमें, वर्षण कोश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वर्षण कोश में पाया जाता है। वर्षण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाया जाता है। कुछ इस तरीके से देखना, अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, डायग्राम एक बार के लिए समझ लो। इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर ये कौन हो गया, बाहर वाला वर्षण कोश, ठीक है ना। और इसके अंदर कौन पाए जाएंगे, यहाँ पर वर्षण पाए जाते हैं। एक इस तरफ हो जाएगा, एक इसके उस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो वर्षण होता है वो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाया जाता है। वर्षण कोश क्या है, नर में उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर। अब उदर गुहा क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया भाई, पेट वाला पार्ट हो गया ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। और यहाँ पर बीच में कौन आता है, डायफ्राम या तनुपट आता है, ठीक है। डायफ्राम या तनुपट आता है। तो इसके ऊपर वाली गुहा को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा, ठीक है ना, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और इसके नीचे वाली गुहा को यहाँ पे हमारी सुंडी हो जाएगी, नाभि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे वाली को, नीचे पेट होता है, पेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं। ऊपर क्या होती है, छाती होती है, छाती को हिंदी में वक्ष बोलते हैं, इसलिए ये वक्ष गुहा हो जाएगी। और जो नीचे वाली क्या होती है, पेट को हम लोग उदर बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, उदर गुहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उदर गुहा हो जाएगी, एब्डोमिनल कैविटीज को बोल देंगे। तो जो वर्षण होते हैं वो पुरुष में उदर गुहा के बाहर कुछ इस तरीके से, ये पुरुष के पैर हो गए, ठीक है ना। और दोनों पैरों के बीच में कुछ इस तरीके से लटके हुए रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जो वर्षण होते हैं, वर्षण कोश में कहां पर पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। तो उदर गुहा क्या होती है, देखना, नर में उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा, कैसी, थैली नुमा या धानी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्षण कोश बोलते हैं। तो नर में उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना लटकी रहती है, लटकी रहती है, उसे वर्षण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्षण कोश या स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो नर में वर्षण होते एक जोड़ी होते हैं, यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। नर में उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जो इस तरीके से लटकी हुई रहती है, उदर गुहा के बाहर की ओर लटकी हुई रहती है, उसे वर्षण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे सर ये नीचे क्यों लटकी हुई होती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। देखना, ये यहाँ पर नीचे लटकी हुई है, तो मान लेते हैं हम लोग हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं इतना ही रहता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है लगभग मिनिमम, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर वर्षण कोश नीचे लटके हुए रहेंगे, और नीचे वे लटके रहेंगे तो हवा के क्या रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। और एक तरीके से ये हवा क्या कर देगी, यहाँ पे एसी का काम कर देगी, एयर कंडीशनर का काम कर देगी, मतलब इनको क्या कर देगी, ठंडा करेगी, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे लटके हुए रहेंगे ना, हवा के संपर्क में रहेंगे तो ठंडे रहेंगे, मतलब टेम्परेचर इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, उदर गुहा से बाहर, जो शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए क्या है, जरूरी है या आवश्यक है, समझना, ठीक है ना। उदर गुहा का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। और वर्षण कहाँ, उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में लटके हुए रहते हैं। वर्षण कोश में लटकने का कारण क्या होगा, क्योंकि ये हवा के संपर्क में रहेंगे
और हवा के संपर्क में रहने की वजह से क्या होगा, इनका जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 37 डिग्री से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34.5 और से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। समझ गए ना, इतना कम हो जाएगा। और इतना टेम्परेचर कम हुआ तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये शुक्राणु निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नर में जो वर्षण होते हैं उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में लटके हुए रहते हैं, उसे वर्षण कोश कहते हैं। अब ये वर्षण कोश कहां पे पाया जाता है, उदर गुहा के बाहर पाया जाता है, उदर वर्षण कोश कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में लटके हुए रहने की वजह से वर्षण कोश का तापमान ठीक है ना, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जो अब भाई कम टेम्परेचर हो तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो जो शुक्राणु निर्माण के लिए या शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, जो शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए आवश्यक है। दोबारा देख लेते हैं, नर में वर्षण एक जोड़ी होती है, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। वर्षण कोश किसे कहते हैं, नर में उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना लटकी रहती है, उसे वर्षण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में लटके हुए रहने की वजह से वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जो तापमान कम हो वो किसके लिए आवश्यक है, शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं, जो प्रत्येक वर्षण होता है कैसा होता है, प्रत्येक वर्षण अंडाकार होता है, अंडाकार होता है, मतलब ऐसे गोल नहीं होता, कैसा होता है, ऐसा अंडे के जैसे ऐसा लंबा होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्षण क्या होता है, अंडाकार होता है, प्रत्येक वर्षण अंडाकार होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे इसकी बातें करते हैं, वर्षण के जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया यहां तक, इसकी लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं कराऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या हो जाएगा और क्या नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं वर्षण की आंतरिक संरचना। तो मैं बना लेता हूं, थोड़ा चित्र बड़ा बनाते हैं जिससे समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। ये भी छोटा रह गया लेकिन काम अपना हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये वर्षण हो गया अंदर की तरफ, ठीक है, वर्षण का क्या हो गया, अंदर की तरफ वर्षण हो गया। अब देखना, जो वर्षण होता है, प्रत्येक वर्षण होता है उसके अंदर 250 कक्ष बने होते हैं, छोटे छोटे कमरे नुमा संरचनाएं बनी होती है। किस तरीके से, इस तरीके से। प्रत्येक वर्षण के अंदर कितने कक्ष पाए जाते हैं, 250 कक्ष बने होते हैं, एनसीईआरटी में बता रखा है ना। इस तरीके से छोटे छोटे से कक्ष बने हुए रहते, ठीक है ना, इस तरीके से। कितने कक्ष, 250 कक्ष। तो मैं यहां पे लिखता हूं, प्रत्येक वर्षण के अंदर की ओर लगभग 250 कक्ष या पालियां बनी होती है
उन्हें उन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक वर्षण के अंदर छोटे छोटे 250 कक्ष पाए जाते हैं। 250 से 300 होते हैं वैसे तो ना, लेकिन एनसीईआरटी में 250, 250 to 150 दे रखा है। ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्षण के अंदर 250 कक्ष बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कक्ष बने हुए होते हैं, और इन कक्षों को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्षण पालिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज है कि अब ये एक वर्षण पालिका हो गई। अभी मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, देखना फिर समझ में आएगा। जैसे हम लोग यहां से कर लेते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बाद में नर्जन तंत्र में क्या बना लेंगे, इसको वापस से छोटा बना देंगे, चित्र बनाएंगे तब। ऐसे मान लो ये क्या हो गया? वर्षण कोश हो गया। अब इस वर्षण कोश के अंदर कौन है? वर्षण है। इस तरीके से समझने के लिए, ठीक है ना। और वर्षण का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, जो 2 से 3 सेंटीमीटर तक क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, लंबा, सॉरी हाँ, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। लंबाई चौड़ाई भी मैंने बता दी है। और प्रत्येक वर्षण के अंदर जो इसका आंतरिक स्तर होता है वो क्या करता है? छोटी छोटी ऐसे पालिकाएं बनाता है, और इन पालिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षण पालिकाएं बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी बता रखी है? 250 कक्ष बना रखे हैं ना। प्रत्येक वर्षण अंदर की ओर लगभग 250 कक्ष या पालिया बनी होती है, उन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। अब देखना, इस एक वर्षण पालिका के अंदर इस तरीके से एक वर्षण पालिका के अंदर इस तरीके से छोटी छोटी नलिकाएं और पाई जाती है। छोटी छोटी नलिकाएं क्या पाई जाएगी? और पाई जाती है। कितनी? 1 से 3। कितनी पाई जाएगी? 1 से 3 छोटी छोटी पालिकाएं और पाई जाती है। और इन पालिकाओं को हम लोग बोलेंगे शुक्र जनन नलिका। क्या बोलेंगे? शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। शुक्र जनन नलिका हम लोग इनको बोलेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनको हम लोग बोलेंगे। कि प्रत्येक वर्षण के अंदर की ओर लगभग 250 कक्षा पालिया होती है, जिन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर, प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना। और इनमें शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होगा? पाई जाती है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है ना, शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। प्रत्येक वर्षण के अंदर 250 कक्ष पाए जाते हैं, और प्रत्येक कक्ष के जिनको वर्षण पालिकाएं कहते हैं, और प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखना क्या होता है और क्या नहीं होता है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखना, इनके बीच में कुछ जगह खाली रह गई। ठीक है। तो यहां पर एक उत्तक भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या भरा रहता है? एक संयोजी उत्तक भरा हुआ रहता है। और इस उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतराली उत्तक या अंतराली द्रव्य। ठीक है ना। इस उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतराली, या यहीं पे मैं लिख देता हूं कि दो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, उनके बीच के अवकाश में अंतराली द्रव्य या अंतराली उत्तक भरा हुआ रहता है। तो क्या लिखता हूं मैं? शुक्र जनन नलिकाओं के बीच के अवकाश में अंतराली द्रव्य या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना, अंतराली द्रव्य भरा
रहता है। ठीक है ना। अब देखना इधर कि शुक्र जनन नलिकाएं हो गई, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, अवकाश है, स्पेस, उसके अंदर कौन भरा रहेगा? अंतराली द्रव्य भरा हुआ रहेगा। और इस अंतराली द्रव्य की जो कोशिकाएं है, ठीक है ना, इस अंतराली द्रव्य के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को, सेल्स को हम लोग क्या बोल देंगे? अंतराली, इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। ठीक है ना। अंतराली द्रव्य में पाई जाने वाली कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये हो गई इसकी बेसिक बातें। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि मैं यहां से इसको ऐसे काटूं, इस शुक्र जनन नलिका को मैं काटता हूं, इसका अनुप्रस्थ काटता हूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो हमें जो संरचना दिखाई देती है, इसके अंदर शुक्राणु किस तरीके से निर्माण होता है, वो अभी हम लोग इसका जो अनुप्रस्थ काट वो पढ़ेंगे, फिर वापस से नरजनन तंत्र का चित्र का क्या कर लेंगे? अध्ययन कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है ना। जो शुक्र जनन, अच्छा कहां पे थे हम लोग? नरजनन तंत्र। ठीक है ना। प्रत्येक वर्षण के अंदर की ओर लगभग 250 कक्ष या पालियां बनी होती है, उन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से ये जो बनी हुई है, ये तो क्या है? वर्षण पालिका। और इस वर्षण पालिका के अंदर 1 से 3 क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं होती है। ठीक है ना। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच के अंदर जो स्पेस है, ठीक है ना, जगह, खाली जगह, उस जगह के अंदर कौन भरा रहेगा? अंतराली द्रव्य भरा हुआ रहेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और इस अंतराली द्रव्य की जो कोशिकाएं, उनको क्या कहेंगे हम लोग? लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अभी एक चीज और है, ये जो अंतराली कोशिकाएं है, ये अंतराली कोशिकाएं है, ये कौन सा हार्मोन बनाती है? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूजन भी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है। एक तो पूरा डिटेल भी पूछ लेगा भाई, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके अलावा एक पॉइंट बन जाता है कि एंड्रोजन का या पुंजन का या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? तो अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं करती है। मैं एक बार से दोबारा बोल रहा हूं, वर्षण के जो अंदर का आवरण है, वो अंदर की ओर वलित होकर क्या 250 से 300 कक्ष बनाते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है, खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, उसके अंदर अंतराली द्रव्य भरा हुआ रहता है। और उस अंतराली द्रव्य के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, जो एंड्रोजन, पूजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। और हमें पता है जो एंड्रोजन होता है, पूजन होता है, वो या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो नर के अंदर कौन से लक्षण है? द्वितीयक लैंगिक गौण लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण करता है। एंड्रोजन पूंजन हार्मोन नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक गौण लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ आना, शरीर पर बालों की संख्या बढ़ना, ठीक है ना, और आवाज का भारी होना। ठीक है कि आवाज का भारी होना, ये क्या हो जाएगी? बेसिक सी बातें हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। पूछ लेता है कभी कभी। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के उदाहरण क्या हो जाएंगे? दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे? इसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो जाएंगे। अब हम लोग नर जनन तंत्र को पढ़ते हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अभी एक चीज और समझा देता हूं यहीं पे कि ये जो शुक्र जनन नलिका है, यहां से बाहर निकलकर इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे मान लो यहां पर भी एक शुक्र जनन नलिका है, यहां से ये उल्टा बना दिया गया, हाँ ऐसे मान लेते। यहाँ पे नीचे भी क्या है? शुक्र जनन नलिका है, इस तरीके से, है ना, यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है ना।
शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण पालिकाओं से कहा निकलेगी, बाहर निकलेगी, और बाहर निकलकर क्या बनाती है, एक जाल नुमा संरचना बनाती है, जो सहायक नलिकाएं आ जाएंगी ना यहाँ पर, ठीक है ना। शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण पालिकाओं से बाहर निकलकर क्या बनाती है, एक जाल नुमा संरचना बनाती है, और इस जाल नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण जालक बोलते हैं, ठीक है ना। शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण पालिकाओं से बाहर निकलकर एक जाल नुमा संरचना बनाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण जालक बोलते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो मैं एक बार इधर वाले को मिटा देता हूं ताकि हम लोग आगे का डायग्राम समझ सके। एक बार थोड़ा जूम में दिखा देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाएंगे तो समझ में आएगा, और बाद में फिर से अच्छा सा डायग्राम हम लोग बनाकर पढ़ेंगे। देखना, इस तरीके से मैं मान लेता हूं ये क्या है, वर्षण कोश है बाहर वाला, ये सेक्रोटम से एक हो गया ना बाहर वाला, ठीक है ना। तो अभी भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो शुक्र जनन नलिकाएं है वो वर्षण पालिकाओं से बाहर निकलकर क्या बनाती है, कि जाल नुमा संरचना बनाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण जालक या रेटेटेस्टिस कहते हैं। अब देखना आगे, इस वर्षण जालक से यहां से, इस वर्षण जालक से यहां से छोटी छोटी इस तरीके से 15 से 20 नलिकाएं कहां निकलती है, वर्षण के बाहर की ओर निकलती है। हालांकि ये अंदर का भाग, ये बाहर नहीं निकल रही है, ध्यान रखना बीबी, ये अंदर ही है, वर्षण के अंदर ही बनी हुई होती है ना स्ट्रक्चर, ये पीछे की ओर होती है ये वाला स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग डायग्राम को उल्टा बना रहे हैं ना। ध्यान रखना, कितनी 15 से 20 नलिकाएं क्या निकलती है, बाहर निकलती है, या पश्चिम भाग की ओर जाती है, ठीक है ना। जो आगे जाकर किसका निर्माण करती है, अधिवर्षण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अधिवर्षण का निर्माण करती है। तो वर्षण जालक से निकलने वाली 15 से 20 जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, इनको हम लोग बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिकाएं बोलते हैं। जो सहायक जननांग थे वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सहायक नलिकाएं वर्षण जालक हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्षण जालक से बाहर की ओर 15 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं बाहर की ओर निकलती, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्र वाहिकाएं, या फिर वास इनफेरेंसिया बोलते हैं। पीछे अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है। और आगे जाकर ये सभी नलिकाएं एक साथ वलित हो जाती है, ठीक है ना, और किसका, एक नलिका का निर्माण करती है, किसका निर्माण करेगी, इस तरीके से ऐसे घूम घूम कर यहाँ पे वलित हो जाएगी, और सारी की सारी मिलकर किसका निर्माण करेगी, कुंडलित होकर अधिवर्षण का निर्माण करती है। वापस से देखना कि प्रत्येक वर्षण पालिका से, ठीक है, प्रत्येक वर्षण पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के खाली स्थान में पाया जाने वाला द्रव्य अंतराली द्रव्य कहलाता है। अंतराली द्रव्य की कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं कहलाती है। इन लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण होता है। और वर्षण पालिका से बाहर की ओर निकलकर शुक्र जनन नलिकाएं एक जाल नुमा संरचना बनाती है, उसे वर्षण जालक कहते हैं। वर्षण जालक से बाहर की ओर 15 से 20 छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं बाहर की ओर निकलती है, उन्हें शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। और ये शुक्र वाहिकाएं वर्षण के पश्चिम भाग में कुंडलित होकर कुंडलित संरचना का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, अधिवर्षण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिवर्षण को क्या बोलेंगे हम लोग कि शुक्र वाहिकाएं कुंडलित होकर वर्षण के पश्चिम भाग पर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अधिवर्षण कहते हैं। शुक्र वाहिकाएं कुंडलित होकर वर्षण के पश्चिम भाग में जिस संरचना का निर्माण करती है उसे अधिवर्षण कहते हैं।
अब ये हम लोगों ने जूम करके इसको पढ़ लिया। अभी हम लोग इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, डायग्राम छोटा बना लेते हैं ताकि नर जनन तंत्र को समझ सके। तो ये वर्षण के अनुप्रस्थ काट का चित्र क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अभी इसको हम लोग इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं कि जो अधिवर्षण होता है वो आगे की ओर कितनी नलिका के रूप में, अधिवर्षण से बाहर की ओर केवल एक ही नली निकलती है। इस तरीके से एक ही नलिका कहां पर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। अधिवर्षण से एक ही नलिका कहां निकलती है, बाहर निकलती है, और उसे क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते। क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते है। अधिवर्षण से निकलने वाली एकल नलिका को शुक्र वाहिनी बोलते हैं। यहां तक मैं सोच रहा हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा रंगीन मार्कर की आवश्यकता थी, चित्र थोड़ा हो जाएगा भाई आपस में मिक्स, आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी यदि आपने साथ साथ पढ़ा है तो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं वापस से पूरे को। अभी रिवीजन भी हो जाएगा, जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे नर जनन तंत्र का डायग्राम भी हमारा हो जाएगा। तो सहायक नलिकाएं मुझे लगता है लगभग हम लोगों ने पढ़ ली है, केवल एक स्खलन वाहिनी बची हुई है। तो यहां पर बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना। और यहां पे कौन हो जाएगा, उधर ही बनाएंगे हम लोग ना, देखो ना इस तरीके से, ठीक है। ये कौन हो गया, वर्षण कोश। उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा या धानी नुमा संरचना लटकी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्षण कोश कहते हैं। जो वर्षणों का तापमान क्या रखते हैं, उदर गुहा से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखती है, जो शुक्राणु जनन के लिए क्या है, आवश्यक है। फिर हम लोगों ने देखा कि वर्षण की जो आंतरिक भित्ति है वो अंदर की ओर वलित होकर कितने कक्ष बनाती है, 250 कक्ष बनाती है, या 250 से 300 कक्ष बनाती है। इन कक्षों को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोले वर्षण पालिकाएं बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो शुक्र जनन नलिका है वो बाहर की ओर निकलेगी इस तरीके से, और क्या बनाएगी, एक जाल नुमा संरचना बनाएगी। या फिर प्रत्येक वर्षण पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इन शुक्र जनन नलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और फिर हम लोग देखते हैं ये जो शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण पालिका से बाहर की ओर निकलकर क्या करती है, एक जाल नुमा संरचना बनाती है। और उस जाल नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण जालक बोलते हैं। तो ये वर्षण कोश हो गया, ये क्या हो जाएगी, वर्षण पालिकाएं, ठीक है ना। और वर्षण पालिका के अंदर ये कौन हो जाएगी, शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं हो जाएगी। और शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर जो ये जाल नुमा संरचना बनी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्षण जालक बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्षण जालक से बाहर की ओर 15 से 20 सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाएं बाहर की ओर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिका बोलते हैं। और जो बाहर की ओर निकलकर किसका निर्माण करती है, अधिवर्षण का निर्माण करती है। तो ये कौन हो जाएगी, छोटी छोटी जो नलिकाएं यहाँ पर मैंने बनाई है ये क्या हो जाएगी, इनको इधर लिखते हैं, ये क्या हो जाएगी, यहाँ वाली ये नलिकाएं शुक्र वाहिकाएं, ठीक है ना। और शुक्र वाहिकाएं आगे बाहर की ओर निकलकर जिस कुंडलित संरचना का निर्माण करती है उसे क्या बोलते, अधिवर्षण बोलते, अधिवर्षण। यहां से नहीं, इसको अधिवर्षण बोलते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, अधिवर्षण। और अधिवर्षण से बाहर की ओर केवल एक ही नलिका निकलती है इस तरीके से, और इस नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते। क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते हैं। अब देखना होता क्या है, इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है ना। समझना, अभी समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये जो शुक्र वाहिनी यहां से निकलेगी बाहर की ओर, और हमें पता है ये कौन हो जाएगा, शीशन हो जाएगा। शीशन के अंदर जो नलिका आएगी एक बाहर की तरफ, इनको भी पढ़ेंगे, अभी इनका टाइम नहीं है ना, पहले पीछे से कवर करते करते आते हैं, फिर इनके बारे में देखते हैं क्या होता है और क्या
नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया। यहाँ पे कौन होता है, मूत्राशय होता है, यूरेटर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, समझने में आसान होगा ना, डायग्राम छोटा हो जाता है। इस तरीके से बना लेंगे इसको। ये कौन हो गया, मूत्राशय। और अब हमें पता है मूत्राशय से कौन निकलती है, यहां से मूत्रवाहिनी निकलती है, दोनों तरफ से निकलेगी, हम लोग एक साइड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी भी कितनी होगी, एक जोड़ी होगी। ये अभी तक जितनी चीजें पढ़ी सारी की सारी क्या है, एक जोड़ी है, ठीक है ना। अभी देखना, इधर से निकलेगी और ये इधर ऊपर उदर गुहा में पेट के अंदर चली जाएगी यहाँ पर, और उदर गुहा में मूत्रवाहिनी के चारों ओर ऐसे लपेटे खाती हुई कौन, शुक्रवाहिनी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। और जो मूत्राशय होता है इसके आधार भाग में दोनों साइड में, एक साइड का बना लेंगे हम लोग ना समझने के लिए, इस तरीके से दो छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, और इन ग्रंथियों को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, जो भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, दोनों तरफ पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारी शुक्रवाहिनी है वो उदर गुहा में जाएगी, और उदर गुहा में मूत्रवाहिनी के चारों ओर लपेटे काट कर कहां पर आकर मिल जाती है, शुक्राशय की जो नलिका है उसमें आकर मिल जाती है, यहां पर आकर ऐसे यहां पर आकर मिल जाती है, ठीक है ना। ये शुक्राशय हो गया, जिसके अंदर भी क्या बनेगा, अभी ग्रंथियों को लास्ट में पढ़ेंगे ना। यहां पर आकर मिल जाती है, और जहां पर शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहिनी मिलती है, शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहिनी मिलकर आगे की ओर ये जो नलिका बनेगी यहां से लेकर यहां तक की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्खलन वाहिनी बोलते हैं। तो ये वाली नलिका क्या हो गई, स्खलन वाहिनी, ठीक है ना, शुक्रवाहिनी, ठीक है। और शुक्राशय की नलिका मिलकर किसका निर्माण करती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। ये बेसिक सा पॉइंट था। फिर हम लोग देखते हैं कि इधर से शुक्राणु बने और शुक्रवाहिनी की सहायता से कहां पर आ जाएंगे, इधर आकर शुक्राशय में थोड़ा बहुत विश्राम करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आकर क्या हो जाते हैं, अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और ठीक है ना। तो इधर से तो कौन जाएगा, शुक्राणु जाएगा, और हमें पता है इधर से कौन आता है, मूत्राशय से मूत्र आता है ना। तो देखना, नर के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही है, ये देखना यहां से लेकर यहां तक, नर के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होता है, एक ही होता है। इसलिए हम लोग इसको आगे वाले को क्या बोलेंगे, मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग। क्यों, इसी साइड से कौन जाएंगे, शुक्राणु बाहर जाएंगे, और इसी साइड से कौन आएगा, मूत्र भी बाहर आएगा, हिसाब बाहर आएगा ना, पेशाब को क्या बोलते हैं हम लोग, पेशाब बोलते हैं ना, पेशाब हो जाएगा यहाँ से बाहर की ओर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये शुक्राशय ग्रंथि हो गई। अब इस शुक्राशय ग्रंथि के यहीं पे एक गोल अखरोट नुमा ग्रंथि और पाई जाती है, इस तरीके से एक गोलाकार अखरोट नुमा ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। और इसके नीचे की ओर दो छोटी छोटी ग्रंथियां और पाई जाती है, दोनों साइड में एक जोड़ी, इस तरीके से बल्बनुमा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या बोलेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये बात हो गई नर के अंदर की। अब बात करते हैं नर के बाहर की ओर, ठीक है ना। तो नर के अंदर बाहर की ओर कौन दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलेंगे शिशन। तो जो नर का क्या है, बाह्य जननांग होता है। जो शिशन होता है वो क्या होता है, नर का बाह्य जननांग होता है, जिसके आधार भाग पर यहां पर आकर कौन, या आगे वाले सिरे पर आकर कौन खुलते हैं, मूत्र जनन मार्ग आकर खुलता है, ठीक है ना। मूत्र जनन मार्ग आकर खुलता शिशन। और शिशन का काम क्या है, ये क्या करता है, मादा की योनि में, मादा की योनि वेजाइना में, ठीक है ना, किसको छोड़ता है, शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को छोड़ता है। मतलब मादा की योनि में शुक्राणुओं को छोड़ने को क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है।
वीर्य सेचन करता है, या वीर्य सेचन की क्रिया में कौन होता है, सहायक होता है कौन, शिशन, ठीक है ना। पेनिस, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, पेनिस बोलते हैं, समझ गए। अब देखना इधर से, अब इसका जो नर जननांग है, इसका आगे का भाग कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिशन मुंड। जो शिशन है, शिशन का आगे वाला भाग क्या कहलाता है, शिशन मुंड कहलाता है, या इंग्लिश में बोल देते इसको ग्लास पेनिस कहलाता है, ठीक है ना। शिशन का आगे वाला गोल घुमावदार भाग क्या कहलाता है, शिशन मुंड कहलाता है, जो एक पतली, ठीक है ना, जो एक पतली चमड़ी से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। और इस पतली चमड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर छद, क्या बोलते हैं, अगर छद, या फिर क्या बोलेंगे, फोर स्किन, क्या बोलेंगे, फोर स्किन कहते हैं। ये शिशन की बातें भी कंप्लीट हो जाती है भाई। शिशन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स हो गए इसके, अगर छद, शिशन मुंड और शिशन हो गया, जो नर का क्या है, बाह्य जननांग है, ठीक है ना। शिशन का आगे वाला गोल घुमावदार भाग क्या कहलाता है, शिशन मुंड या ग्लास पेनिस कहलाता है। और ग्लास पेनिस या शिशन मुंड एक पतली त्वचा की परत से ढका हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन या अगरछद कहते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये जो वीडियो था वो समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।